जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम जो है जैसे कि देख रहे हैं कि लगभग ऐसा ही है कि जुलाई के फर्स्ट या जुलाई में जो है हमारा रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश पुलिस के तहत उसके होने की संभावनाएं ज़्यादा हो चुकी हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज से आपको हिंदी और फिजिक्स के जो है प्रैक्टिस सेट लगवाने स्टार्ट कर रहा हूं। तो देख लीजिए, ये पहला प्रैक्टिस सेट जो हमारा हिंदी का मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आप जो है इस प्रैक्टिस सेट को करिए और यहाँ से जो आपका स्कोर बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देख लीजिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं। ये आपको बताना है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका 4, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है आपका 5। तो यहाँ से आप बताओगे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल सही है कि हिंदी भाषा की कितनी, आप बताओगे 8 विख्यात बोलियाँ हैं। उसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो सवाल है आपका दूसरा कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। जल्दी से बताइए, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए सतसई, ऑप्शन बी रामलला महचू, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो और ऑप्शन डी आला उदल। तो यहाँ से आप जल्दी बताइए कौन है आपका आंसर। तो देख लीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज रासो। अब देख लीजिए, जो आपका तीसरा प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है तीसरा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी संयुक्त काल। तो देख लीजिए, रीति काल भी था, आधुनिक काल भी था, भक्ति काल भी था, मगर ये संयुक्त काल कौन है भाई, ये तो था ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब देख लीजिए, जो आपका 4 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। यहाँ से बताना आपको ऑप्शन ए कारक, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी वचन और ऑप्शन डी जो है आपका वो है आपका पक्ष। तो चौथे सवाल का आंसर जल्दी से बताइए आपका क्या है। तो आप बताओगे जो क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्ह होते हैं आपके, वो कौन से होते हैं। तो आप बताओगे वो होते हैं कारक। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 5वां सवाल है आपका कि चूड़ी अच्छी थी में थी जो है आपका कौन सी क्रिया है। ये जो थी है आपका, ये थी, इसमें कौन सी क्रिया है आपको बताना है। तो देख लीजिए, 5वें सवाल का आपका ऑप्शन नंबर ए है योजक क्रिया, ऑप्शन बी है अधिकारोद्योतक क्रिया, ऑप्शन सी है औचित्य बोधक क्रिया, ऑप्शन डी है अप्रत्यक्ष क्रिया। तो यहाँ से देख लीजिए, जो आपका 5वां सवाल है उसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए योजक क्रिया। अब देख लीजिए, जो आपका 6ठा सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 6 नंबर का, देख लीजिए, इसे पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सवाल है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए संयुक्त धातु, ऑप्शन बी द्विकर्मक धातु, ऑप्शन सी सागित सकर्मक धातु और ऑप्शन डी समस्त धातु। तो यहाँ से देख लीजिए आप 6 का क्या बताओगे। ठीक है, तो देख लीजिए, जो अकर्मक क्रियाओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई नई धातुएं जो कहलाती हैं आपकी, आप बताओगे वो कहलाती हैं आपकी साधित सकर्मक धातु। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 7 नंबर का सवाल है आपका सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट, उपरोक्त पद्य में कौन सा अलंकार विद्वान है। आपको देख लीजिए, यहाँ पे सारंग सारंग बहुत बार आया है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा अलंकार आपका है। तो आपको इस अलंकार के बारे में बताना है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी है आपका श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी है आपका यमक अलंकार और ऑप्शन डी है आपका रूपक अलंकार। तो जो 7वां क्वेश्चन है आपको बताना है, ठीक है, इसका क्या होगा आंसर। ठीक, तो देख लीजिए, जो आपका 7वां सवाल है ये क्या है आपका सारंग जो है ये आपका ये देख लीजिए कई बार आया है यहाँ पे जो आपका सारंग है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें जो है आपका यहाँ से एक बात ये देख लीजिए आप, ये सारंग सारंग जो यहाँ डबल बार आई है, फिर सारंग आई गया सारंग सारंग, तो मतलब सारंग जो है आपका जुट्टे से आ रहा है और अलग अलग दर्शा रहा हर बार। तो यमक में होता है ये आपका सारंग के यमक में जोड़ा आता है और अलग अलग अर्थ जो है आपका वो दर्शा देता है। तो यहाँ से देख लीजिए यमक है और वैसे मुझे यहाँ से थोड़ा थोड़ा श्लेष भी लग रहा है। ठीक है, मगर ज़्यादा वरीयता जो दी गई है तो वो यमक को दी गई है। ठीक है,
अब देख लीजिए जो आपका 8वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने है। सवाल है आपका कि जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। तो देख लीजिए ऑप्शन ए है आपका करुण रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी विभत्स रस और ऑप्शन डी है आपका अद्भुत रस। तो यहाँ से आपको बताना है, तो देख लीजिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी विभत्स रस। ठीक है। नवा सवाल जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है। दृष्टांत, दोहा, चौपाई, सोरठा। तो देख लीजिए चौपाई भी है, सोरठा भी है, दोहा भी है। यहाँ से आपका ये दृष्टांत जो है यही जो है आपका छंद का प्रकार नहीं है। अब देख लीजिए जो आपका 10वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 10वां आपका कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आप बताओगे कि ये जो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि है आपका स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका आगे निर्देश है कि प्रश्न संख्या 11 और 12 उपर्युक्त समास चिन्ह चिन्हित कीजिए। अच्छा, यहाँ पे बताना है आपको पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। पथ भ्रष्ट, तो बताइए जल्दी से जो आपका 11वां सवाल है कि पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। आप बताओगे ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी आपका कर्मधारय। तो आप बताओगे पथ से भ्रष्ट। ठीक है, तो कारक चिन्ह आएगा आपका यहाँ से कौन, तो आप बताओगे से आएगा। और जिसमें कारक चिन्ह जाते हैं वो आपका किस में चला जाता है, आप बताओगे तत्पुरुष समास में चला जाता है। तो इसका आंसर आपका हो चुका है तत्पुरुष समास। अब देखिए जो आपका 12वां सवाल है वो देखते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए सवाल है आपका 12वां कि अष्टाध्यायी, आपको बताना है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। इसमें अष्टाध्यायी में ऑप्शन ए है आपका बहुव्रीहि, ऑप्शन बी है द्विगु, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है आपका तत्पुरुष। तो देख लीजिए अष्टाध्यायी मतलब क्या था, एक 8, ठीक है, 8 पुस्तकों का मेल या 8 अध्यायों का मेल क्या था आपका अष्टाध्यायी कहलाया था। ठीक है, तो 8 मतलब जिसमें गिनती आ जाए, तो गिनती आप बताओगे किस में पहुंचनी थी आपकी, आप बताओगे द्विगु समास में यहाँ से आपकी गिनती पहुंच रही थी। अब देख लीजिए जो आपका 13 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए स्वर्णधूलि, ऑप्शन बी लोकायन, ऑप्शन सी है आपका युगवाणी और ऑप्शन डी है आपका चिदम्बरा। तो देख लीजिए आप बताओगे कौन सा है यहाँ से चिदम्बरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को वो किसके लिए मिला था, आप बताओगे चिदम्बरा के लिए मिला था। अब देख लीजिए जो आपका 14 नंबर का सवाल है। सवाल है 14वां आपका कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। आपको बताना है शौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, मागधी या अर्धमागधी। इसमें से बताना है आपको किससे हुआ है। तो आप बताओगे जो आपकी ब्रज भाषा है वो किससे निकली है, आप बताओगे शौरसेनी अपभ्रंश से यहाँ से निकल के आपकी भाषा ब्रज भाषा आई थी। ठीक है, अब देख लीजिए जो निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न संख्या 15 से 19 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अवतरण को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा निर्देश अनुसार चिन्ह लगाइए। देख लीजिए आपका पहला हिसाब पढ़ लीजिए क्या है कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किए जाएं। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्रीय संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का सर्वप्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्यकुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कृति विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्ध
बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ से जो आपका 15वां क्वेश्चन है वो है कि चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है समाज उपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र की योजनाओं को संचालित करने के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो आपको 15वें सवाल का यहाँ से आंसर बताना है कि क्या हो सकता है। तो देख लीजिए यहाँ से कि चरित्र का निर्माण परम आवश्यक है, यह हमने सुना था किसके लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। देख लीजिए यहीं कहीं था ये शुरू में कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, देख लीजिए ये है परम आवश्यक है। तो किसके लिए आप बताओगे, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। किसके लिए आवश्यक है आप बताओगे कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। तो देखते हैं ये आपका किस ऑप्शन में लिखा गया है, तो आप बताओगे। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपके 15वें सवाल का वो बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं 16वें सवाल की तरफ। 16वां सवाल है आपका, सवाल है कि जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति या गतिशील सिपाही। तो यहाँ से देख लीजिए जो 16वां सवाल है आपका, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो आपने सुना था क्या कि उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, जो आपने दोहे में पढ़ा है अभी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 17 सवाल है आपका, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, राजनीति में कुशल दावपेच या चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। यहाँ से आपको 17वें सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए जो लास्ट में ही था ये, ठीक है, ये लास्ट में था आपका। तो क्या था ये 17वें में, राष्ट्र के प्रति निषेधात्मक वातावरण, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको कहीं मिला था क्या, राष्ट्र के प्रति निषेधात्मक वातावरण, यहीं था कहीं पे ये राष्ट्र के प्रति क्या था, ठीक ये है देखो, ठीक है, ये था आपका कि राष्ट्र के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण ही सोपान, प्रथम सोपान कहलाता है। तो आप बताओगे कि इसका आंसर आपके का क्या आ चुका है 17वें सवाल का, आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो बिल्कुल सही है 17वें सवाल का। अब देख लीजिए जो आपका 18 सवाल है कि अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाते हैं, सत्संग में अधिक समय बिताते हैं, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताते हैं या भारतीय संस्कृति में जीवन बिताते हैं। तो आप बताओगे 18वें सवाल का जो आंसर आपका क्या हो सकता है। तो देख लीजिए यहाँ से हमने अभी पढ़ा था कि भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है उसका लोग अप्रगतिशील रूप कहकर मजाक बनाते हैं, ये हमने दोहे में पढ़ा था। अब देख लीजिए जो आपका 19 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 19वां आपका, ठीक है, सवाल है 19वां कि भारतीय, यहाँ से है भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है पुरातन संस्कृति का संस्कृति में जीवन, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति एवं वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। तो जो आपका 19वां सवाल है इसका आंसर देख लीजिए क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है कि लॉर्ड मैकाले की पद्धति ने जो है ये बिगाड़ा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया आप बताओगे, इसका आंसर आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देख लीजिए जो आपका अगला निर्देश है, निर्देश आपका कि प्रश्न 20 से 24 तक की बात की गई है कि प्रत्येक प्रश्न के 3 वाक्य दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ABCD पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो D पर चिन्ह लगाएं, ठीक है। अब देख लीजिए पढ़िए यहाँ से क्या है कि रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। अब इसमें बताना है कौन से पार्ट में गलती है, अगर गलती नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर डी इसका लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको गलती बतानी है। तो देख लीजिए सबसे सर्वश्रेष्ठतम क्या मतलब होता है, सर्वश्रेष्ठ तो अपने आप में ही क्या होता है सबसे श्रेष्ठ, या तो आप सबसे लगा लेते या सबसे श्रेष्ठतम लगा लेते। तो आपके किस पार्ट में गलती है आप बताओगे, बी पार्ट में गलती है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 21वां सवाल है कि ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, इनमें से त्रुटि बतानी है आपको 21वें सवाल में कि आपकी क्या त्रुटि है। तो यहाँ से देख लीजिए ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय, तो देख लीजिए प्रातः काल तो खुद ही पता है कि प्रातः काल क्या होता है, सुबह का समय होता है, तो इसमें ही आपकी गलती है बी पार्ट में, ठीक है। अब देख लीजिए जो आपका 22वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 22वां आपका जी, सवाल है आपका जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, इसमें बताना है आपको क्या त्रुटि है। तो देख लीजिए विसर्जन क्या मतलब है, तब सभा क्या भंग हो चुकी थी, या तो ऐसे कह दो विसर्जन होता है मरे हुए की हड्डियों का, ठीक है।
तो ये क्या है आपका, ये बी, इसका सी पार्ट गलत है यहाँ पे, ठीक है। अब देख लीजिए जो 23वां सवाल है, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। में त्रुटि बतानी है 23वें सवाल में आपको कि क्या त्रुटि है। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, तो इसमें तो कोई त्रुटि है ही ना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 24वां सवाल है, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। शुद्ध गाय का, ठीक है, शुद्ध गाय का घी मिलता है। तो 24वां पार्ट देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा होता है उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी, ठीक है, तो गाय का शुद्ध होता, ठीक है, तो इसका बी पार्ट यहाँ से गलत है। अब देख लीजिए जो अगला निर्देश है हमारा, निर्देश है कि निम्नलिखित में से 25 से 29 प्रश्न में से प्रति एक कहावत के 4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्र पर चिन्हित कीजिए। पत्थर को जोक नहीं लगती, यहाँ से आपको बताना है 25वें सवाल का आंसर। देख लीजिए ऑप्शन है इसके, सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धृतों में प्राय टकराव नहीं होता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पत्थर को जोंक नहीं लगती। हड्डी पर देख लीजिए, पत्थर को जोंक नहीं लगती। पत्थर क्या है, जिस पर कहते ना बड़ा पत्थर दिल है, जिस पर किसी की बातों का असर ना हो, तो क्या है वो, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। वैसे तो इसके चारों ऑप्शन एक से लग रहे हैं, मगर आपको बेस्ट चुनना है यहाँ से। अब देख लीजिए जो आपका 26वां सवाल है, सवाल है 26वां आपका कि विहंगम दृष्टि, आपको बताना विहंगम दृष्टि क्या होती है। तो आप बताओगे गहरी नज़र, तीखी नज़र, मंद नज़र या सरसरी नज़र। विहंगम दृष्टि क्या बोलेंगे आप इसको, सरसरी नज़र, ठीक है। अगला 27वां सवाल है आपका, काटो तो खून नहीं, पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना या गुस्सा शांत हो जाना। आपको बताना है 27वें सवाल का आंसर यहाँ से क्या होगा। तो आप बताओगे क्या है, काटो खून नहीं, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ठीक है, बिल्कुल भी खून नहीं रहा है, ऐसे जैसे जान से निकल गई, तो इसका यह है ऑप्शन नंबर सी। अगला जो सवाल है आपका 28वां सवाल है कि एक आंख न भरना, उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा न लगना। आपको बताना है 28वें सवाल का आंसर। तो आप बताओगे एक आंख न भरना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा उसे, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा न लगना। अब देख लीजिए जो 29वां सवाल है आपका, वो सवाल है कि उंगली उठाना, क्षमा मांगना, अपना महत्व व्यक्त करना, दोष की ओर संकेत करना, अस्वीकार करना। आपको 29वें सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए क्या है कि दोष की ओर संकेत करना, कि इसमें ये दोष है, इसकी साइड को ये उंगली उठा रहा है। अब देख लीजिए जो अगला निर्देश है हमारा, निर्देश है कि प्रश्न संख्या 30 से 32 निम्नलिखित वाक्यों में से प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश यर लेवे के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही क्रम में लगाइए। आपको ये सही क्रम में लगाना है, ठीक है। समय को परखने वाला, अब आपको लगाना है यहाँ से कौन सही होगा, और समय की रंग को धनाढ्य करोड़पति से भिखारी उपेक्षा करने वाला हो जाता है। यहाँ से आपको इसका लगाना है कि 30वें सवाल का आप क्या लगा सकते हो, ठीक है। 30वें सवाल का आप क्या लगा सकते हो, समय को परखने वाला, रंग से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। बिल्कुल देख लीजिए क्या है, आप इसे लगाओगे तो कुछ इस तरीके से, जो आपका सी ऑप्शन है इसमें लगाइए आप, ठीक है। समय को परखने वाला, फिर आप रै पे पहुंचिए, रंग से धनाढ्य, ठीक है। आप क्या बताओगे फिर, रंग से धनाढ्य, ठीक, धनाढ्य और क्या, और मतलब रंग से धनाढ्य फिर दे रखा उसने, ठीक, क्या है, समय को परखने वाला, रंग से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए जो अगला 31वें नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 31वां आपका कि भारतीय गाँव के, ठीक है। अब यहाँ से आपको जोड़ना है क्या होगा इनमें से, अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करने होंगे। भारतीय गांव के सुधार के लिए, तो देख लीजिए रै तो इसमें आएगा ही आपका, ठीक है, रै स्टार्टिंग में आना है। अब आपका देख लीजिए, क्योंकि भारतीय गांव के सुधार के लिए, इसके बाद सुधार आएगा, सुधार के लिए, ठीक है। अभी भारतीय सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करने होंगे, ठीक है,
तो देख लीजिए यह रह लेव है, यहाँ भी कौन बन गया आपका बी बन गया। ठीक है, देख लीजिए कैसे जोड़ोगे, भारतीय गांव के, यहाँ से आप देख लीजिए भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को, ठीक है, बहुत प्रयत्न करना होगा। तो इसका ऑप्शन जो आ चुका है आप बताओगे बी आ चुका है। ठीक है, अब देख लीजिए जो आपका 31 नंबर का सवाल है वो आपके सामने, 32 नंबर का सवाल, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों आवश्यकता एवं उत्तोत्तम पदार्थ से द्वारा लोग उपयोगी परिचित होते हैं। यहाँ से आपको बताना है कि कौन आपका यहाँ से आने वाला है। तो देख लीजिए इसमें, देख लीजिए क्या है, समाचार पत्रों में, ठीक है, प्रकाशित विज्ञापनों, ठीक है, प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी आवश्यकता एवं उत्तोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। बिल्कुल, देख लीजिए यहाँ से जो आपका ऑप्शन आ चुका है आप बताओगे क्या आ चुका है, जो 32वें सवाल का है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बैठ रहा है। यहाँ से आप मिलाइए, पहले ये पढ़िए फिर क्या पढ़ोगे आप, ये रह पढ़िए। देख लीजिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, ठीक है, प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, ठीक है, उपयोगी आवश्यक और उत्तोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। तो ये क्या बन गया आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन चुका है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 33 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, इस प्रैक्टिस सेट में मेरे में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट है जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये जो है जीके भी जुड़ा हुआ है। यहाँ से मैं बस 36 सवाल तक है, यहाँ 36 तक आपको ले जाऊँगा। ठीक है, तो देख लीजिए जो आपका 33 सवाल है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी की, बिहारी की या पूर्वी हिंदी की। आपको बताना है 33वें सवाल का आंसर कि छत्तीसगढ़ी किसकी है। तो आप बताओगे छत्तीसगढ़ी जो है वो हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी। अब देख लीजिए जो आपका 34 नंबर का सवाल है कि कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है, ओ, ए, आ। आपको बताना है 34वें सवाल का आंसर। तो आप बताओगे जो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए है ये आपका किस में जाना जाता है, आप बताओगे बहुवचन में जाना जाता है। अब देख लीजिए जो 35 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने है, सवाल है उत्कर्ष एवं कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है, परिमाण बोधक, सर्वनामिक बोधक, संख्यावाचक या गुणवाचक। तो देख लीजिए कुशाग्र या उत्कर्ष विद्यार्थी है, उसके क्या बता रहा, वो गुण बता रहा। ठीक है, तो यहाँ आप क्या बताओगे, गुणवाचक बताओगे। अब देख लीजिए जो आपका 36वां सवाल और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है वो आपके सामने है, सवाल है इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। आपको बताना है कि कौन यहाँ से भक्तिकालीन कवि नहीं है आपके, बिहारी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो देख लीजिए दास तो तीनों थे, यहाँ से कवि बिहारी जो थे आपके भक्तिकालीन कवि नहीं थे, यहाँ से कवि बिहारी जो थे आपके भक्तिकालीन कवि नहीं थे। तो देख लीजिए यह हमारा जो प्रैक्टिस सेट है हिंदी का ये पूरा हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मतलब ऐसे ही आज से जब तक मैं देने की कोशिश करूंगा हर दिन आपको। और आज देख लीजिए एक प्रैक्टिस सेट और आपको मिलने वाला है जो हमारा फिजिक्स से रिलेटेड होगा, जो मोस्टली किसे ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आप बताओगे रेडियो ऑपरेटर 2022 वाली जो पुलिस भर्ती है इसे देख के ये बनाया गया है। ठीक है।